के साथ, जवानों के साथ जुल्म होते हुए देखा है क्या आपने? आप लोग पत्रकार हैं, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से लगातार, 3 दशक से लगातार इसराइल की तरफ से गाज़ा के लोगों, फ़िलिस्तीन के लोगों पर लगातार जुल्म अत्याचार हो रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इससे इसराइल का मकसद पूरा हो जाएगा या इसराइल का हदफ पूरा हो जाएगा और इसराइल अमन और सुकून और चैन से रहेगा। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं रहेगा। क्यों कि जिस रास्ते पर इसराइल दशकों से चल रहा है, इसराइल को ये लगता है कि वो उसकी फौजी ताकत बहुत मजबूत है और वो फौज के बल पर, ताकत के बल पर फिलिस्तीन को कब्जा कर लेगा। तो इसराइल को ये सपना छोड़ देना चाहिए और इससे इसराइल का नुकसान होगा। देखिए, तारीख के आईने में आप देखेंगे, किसी ज़माने में जर्मनी ने इन्हीं यहूदियों को जो आज इसराइल में बसे हैं, इनको मार मार के कचूमर बना दिया था। लेकिन आज उन यहूदियों ने अपनी मेहनत से जो बसाई आबादी को और जो मुल्क बनाया और जो ताकत पैदा किया, नतीजा ये हुआ कि वही जर्मनी आज इसराइल का गुलाम बना हुआ। गुलाम इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐलान जंग के फौरन बाद जर्मनी इसराइल के साथ आकर खड़ा हो गया। तो वक्त कैसे कैसे बदलता है ये समझने की जरूरत है। जिस जर्मनी ने इन यहूदियों को जीना दोभर कर दिया था, आज वही जर्मनी इन यहूदियों की मदद में इसराइल के गलत कारनामे को भी सपोर्ट करने के लिए सरजमीन पर आ गया। मेरा कहना है, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुल्क के लोगों, हमारे भारत में भी इस बार पहली बार आजाद स्वतंत्र भारत में पहली बार इसराइल की हिमायत में नारे लिखे जा रहे हैं। इसराइल की हिमायत में, इसराइल के समर्थन में क्या कहते हैं, होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और इसराइल के समर्थन में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ आरएसएस को, संघ को कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हमारे जो मुनाफिकीन हैं, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, और जयचंद तो उनके यहाँ नाम कहा जाता है, हमारे यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक, ये जो हमारे यहाँ हैं, ये हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। आप ये बताइए कि फिलिस्तीन का मसला और इसराइल का मसला क्या इस्लाम और यहूदियत का मसला है क्या? ये इस्लाम और यहूदियत का मसला नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का जो मामला है वो बिल्कुल अलग मामला है और फिलिस्तीन का जो मामला है वो बिल्कुल अलग मामला है। बैतुल मुक़द्दस का मामला आलमे इस्लाम का मामला है, उस पर यहूदियों का भी दावा है। वो भी मानता है कि यह हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है और हम भी मानते हैं कि वो जगह हमारे लिए बहुत मोहतरम है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला, ये यूएनओ का मामला है, ये मामला मजहबी है जो बैतुल मुक़द्दस का है। लेकिन फिलिस्तीन का जो मसला है वो जमीन का मसला है। लेकिन मौलाना, भारत में तो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे फिलिस्तीन के फेवर में, और उसके बाद जबकि प्रधानमंत्री इसराइल की हिमायत कर चुके हैं, तो भारतीय को भी चाहिए, कर्तव्य बनता है कि उनका हिमायत करें। नहीं, मैं उस पर रोशनी डाल रहा हूं, लेकिन पहले मैं अपनी बात तो कह लूं जो हमें दुख हुआ है। प्रधानमंत्री बगैर देर किए प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। प्रधानमंत्री जी को इतनी जल्दी कोई बयान नहीं देनी चाहिए। फोन पर अगर वो बेंजामिन नेतन्याहू को कह देते प्रधानमंत्री कि मैं आपके साथ हूं, हर तरह से मैं आपकी मदद करूंगा, कोई गलत बात नहीं थी। सियासत में ये सब कुछ चलता है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आनन फानन में ये बयान देना कि हम इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, ये भारत के फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट है। भारत की जो विदेश नीति है, सबसे बड़ी बात ये समझनी है। मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन पहले जो कह रहा था मैं, वो ये कह रहा था कि हमारे लोगों ने, जब प्रधानमंत्री ने जल्दीबाजी में बयान दे दिया, बयान गलत है, सही है, ये अपनी जगह पर अलग मौजू है, उस पर हम अभी तबसरा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया तो क्या जरूरत थी एएमयू के छात्रों को कि जब बड़ा मुसलमान बन रहा, तेरा मेरा रिश्ता यही पैदा होता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या लाल, किससे रिश्ता भाई आपका, किससे रिश्ता है आपका? फिलिस्तीनियों से रिश्ता है। सऊदी अरब वालों का फिलिस्तीनियों से रिश्ता नहीं है, इनके मिस्र वालों का नहीं है, जॉर्डन वालों का नहीं है, कतर वालों का नहीं है, अबू धाबी वालों का नहीं है, यूएई वालों का नहीं है। यूएई के माने राजा, उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो कह ही नहीं सकते हैं, राजा,
फौरन बयान देते हैं इजराइल के पक्ष में, और सऊदी के बादशाह नपे तुले अंदाज में बयान देते हैं। वो उस हमले की मजम्मत भी करते हैं और साथ में इजराइल से संयम बरतने की अपील भी करते हैं और साथ में फिलिस्तीन के वाजिब हक की बात भी करते हैं। कुल मिलाकर एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जो है वो देते हैं। एमबीबीएस नाम है ना, वो जो शाह मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस। तो ये एमबीएस का बयान है। तो एमबीएस से बड़ा मुसलमान अगर एएमयू में पढ़ रहा है तो फिर तो भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। भाई देखिए, अब मैं आरएसएस वाले लाइन पर बोल रहा हूं। अबे मूर्खो, तुमको माँ बाप ने पढ़ने भेजा था, सियासत करनी है तो अपने दम पर करो, सियासत करनी है तो सियासी पार्टियों में जाकर करो, शोहरत हासिल करनी है तो सलाहियत पैदा करो। ये इस्लाम की आड़ में, जिस तरह से इस्लाम की आड़ में सऊदी की सरकार मक्कारी कर रही है, जिस तरह से इस्लाम की आड़ में अपने शाही खानदान को बनाए रखने के लिए इस्लाम का सहारा ले रही है, जिस तरह से यूएई का वो बेवकूफ बादशाह जो अपने आप को माने बादशाह कहता है, वो इस्लाम का सहारा लेकर पूरे दुबई को फिल्म सिटी का अड्डा और नचनिया का घर बना दिया और इस्लाम का सहारा लेकर बादशाह बना कह रहा इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत की आड़ में जमहूरियत का कत्लेआम कर रहा है वहां। और वो आदमी बयान दे रहा, तुम जमहूरी मुल्क में रह रहे हो, भारत एक जमहूरी मुल्क है, यहां राय रखने का हक सबको है, यहां मजहबी जुनून, आप जुनून पैदा करते हैं, आप सनकी बनते हैं। अरे यहां सनक से यह देश नहीं चलता, कानून से देश चलता। आप सनकेंगे तो पहले से सनके हुए जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, वो पूरी तरह से 100 साल से सनके हुए। तो जब आप भी सनकेंगे तो इसका मतलब कौम का, मुल्क का नुकसान करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने यह नारा लगाया है, तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला, वो कौम के वफादार नहीं है, वो बाशऊर नहीं है, उनके अंदर सियासी शऊर नहीं है। आरएसएस के एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया है। एक बात क्या कहना चाहिए था उन्हें? भाई फिलिस्तीन की हिमायत में मैं खड़ा हूं, पूरी दुनिया खड़ी है, होनी चाहिए। जो नहीं खड़ा है वो इंसानियत का दुश्मन है। फिलिस्तीन की हिमायत की एक तारीख है हमारे मुल्क में, हम जिस मुल्क में रहते हैं। देखिए, पहले अपने मुल्क को आपको समझना होगा। आप भारत में हैं, आप भारत में, अरब वाला क्यों नहीं जुलूस निकाल रहा? पहला सवाल। देखिए, यहां पर मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हो जा रहा हूं। हिंदू का कहना है कि भाई अरब है, अरब वाला क्यों नहीं जुलूस निकाला? भाई तुम्हारी कंट्री है ना, वहां तो 100% मुसलमान है, वो जुलूस नहीं निकाल रहे। यूएई जुलूस नहीं निकाल रहा, समझिए ना। बहरीन, यमन, आपस में लड़ने के लिए बम था आपके पास। यमन से तीन साल से भी ज्यादा हो गए हैं, यमन से सऊदी अरब जंग लड़ रहा था ना भाई। रोज ढूं निकालो। अब माँ ने दूध पिलाया है तो अब निकलो। तुम आपस में लड़ने के लिए, तुम्हारे पास बम मिसाइल है, आपस में लड़ने के लिए, और मजलूमों की हिमायत में खड़े होने का जिगरा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कौन सा मुसलमान हो भाई? मैं उसको कह रहा हूं, अब भारत के मुसलमानों को कह रहा हूं, जमहूरियत बचाने का जिगरा नहीं है तो इस्लाम का तुम सहारा ले रहे हो। इस्लाम, जमहूरियत में जब हमको हक है अपनी बात रखने का तो हम जमहूरी तरीके से रखेंगे ना। इसमें मजहब कहां से दाखिल हो रहा? मजहब ज्यों आया फितना वहीं आएगा, क्योंकि यहां लोग चाहते हैं, सत्ता पर बैठे लोग चाहते हैं कि तमाम मामले मजहबी हो जाएं, ताकि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई का विषय खत्म हो जाए, इंसानी हुकूक का मामला खत्म हो जाए, ह्यूमन राइट पर बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात हो। और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर जामिया का छात्र या एएनयू का छात्र, मैं तो बहुत अक्लमंद इन लोगों को समझता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जामिया और जेएनयू में भी आरएसएस का कब्जा हो गया है, एएमयू में भी, और उन छात्रों को आरएसएस के लोग फंडिंग करके आगे बढ़ाकर इस तरह का नारा लगाकर मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। इसीलिए रुकिए, इस तरह का नारा लगा कि ये लोग क्या कर साबित करना चाहते हैं? भारत में रह करके फलस्तीन की हिमायत करना चाहिए, लेकिन तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि ये धर्म युद्ध है। इस तरह क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल धर्म युद्ध नहीं है, ये जालिम और मजलूम के बीच जंग है। बिल्कुल एक रेखा खींची हुई है। अत्याचारी और जुल्मी के खिलाफ आप अगर हैं तो आपको फलस्तीन के साथ खड़ा होना ही होगा। अब मैं भारत की तरफ, मैं बार बार भारत की तरफ लौटा रहा हूं। 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत क्यों आजाद हुआ भाई? भारत तो तब भी था। आजाद किससे हुआ? आजाद विदेशी शासकों से हुआ। वो शासक जो विदेश से आए थे, व्यापार के लिए आए थे और कब्जा करके बैठ गए। तो हमारे तमाम हमारे पूर्वजों ने अपनी जान हथेली पर रखकर
उन जालिमों को जो अपना कानून चलाते थे, उनके पास भी ताकत था, उनका सूरज गुरूब नहीं होता था, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहलाते थे। लेकिन भारत के लोगों ने जब ठान लिया कि चाहे जितनी ताकत इसकी हो, हम अपने इस पवित्र भूमि पर इसको रहने नहीं देंगे, तो भारत के लोगों ने अपनी जान दी जरूर, लेकिन उस अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया। तो ये 47 में आजाद हुआ। 48 में चूंकि वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बदली थी और थर्ड वर्ल्ड वार के बाद भी बदलेगी, ये एक्स्ट्रा मैं बोल दे रहा हूं। तीसरी जंग होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वार के बाद भी स्थितियां बदलेंगी, ज्यादा उतावलापन में आने की जरूरत नहीं है। तो बदली तो 1948 में इसराइल का कयाम हो गया, यूएनओ ने उसे मान्यता दे दी, ठीक है, एक मुल्क बन गया। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, भारत ने विरोध किया। भारत में पहली सरकार जवाहरलाल नेहरू की, इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया, इसराइल को मुल्क नहीं माना गया। फिलिस्तीन की हिमायत में नेहरू जी खड़े रहे, गांधी जी खड़े रहे, सरदार पटेल खड़े रहे। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन लोगों से जो आज इसराइल की हिमायत में खड़े हैं, क्या तुम पटेल से बड़े हो गए हो देशभक्त? तुम नेहरू से बड़े देशभक्त हो? तुम गांधी से बड़े देशभक्त हो? या दुनिया को जानने की सलाहियत तुम में नेहरू से ज्यादा है, तुम में गांधी से ज्यादा है, तुम में पटेल से ज्यादा है? क्या समझ जो आलमी सियासत को समझे? क्या पटेल आलमी सियासत को नहीं समझते थे? क्या नेहरू आलमी सियासत को नहीं समझते थे? कड़े फैसले लेने के लिए, मैं एक मिनट, कड़े फैसले। अब उसके बाद की पीढ़ी, इंदिरा गांधी का दौर आता है, फिलिस्तीन की हिमायत, इतनी बड़ी हिमायत कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहकर पुकारते थे। और जब इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, इसी दिल्ली में यासिर अराफात पहुंचे और सड़क पर बैठकर फूट फूट कर यासिर अराफात रो रहे थे। ये रिश्ता था फिलिस्तीन और भारत का। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण वायरल हो रहा। मोदी जी बंद कमरे में सुनो, अगर आप देशभक्त हो या वाजपेयी देशभक्त है, यह भी फैसला होना चाहिए। यह अंधभक्त जो आज की तारीख में सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी पर, सिर्फ इसराइल मुस्लिम, मैं कहता हूं अगर फिलिस्तीन मुस्लिम न होता, कोई और मुल्क होता, तो क्या उसकी हिमायत आप नहीं करते? इसका मतलब आप पाकिस्तानी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने पीएको पर कब्जा कर लिया है, हम उसका विरोध करते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम छीनना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी काबिज को हम जो है गैर कानूनी कब्जा नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से नया नक्शा चीन ने जारी किया है, हम विरोध करते हैं, लेकिन मोदी जी को शायद नया नक्शा पसंद है। मोदी जी को कब्जाधारी लोगों का समर्थन करने का शौक है। मोदी जी ये पहले देश के प्रधानमंत्री हुए अनोखे कि जो उनके नेता, मोदी जी अगर वाजपेयी जी ना होते तो आप ना होते, मोदी जी आडवाणी जी ना होते तो आप ना होते। पूछिए आडवाणी जी से, इंटरव्यू लीजिए जाकर। वाजपेयी जी का बयान वीडियो वायरल हो रहा। वाजपेयी जी ने डंके की चोट पर कहा कि किसी भी कीमत पर हम इसराइल को तब तक नैतिक समर्थन नहीं देंगे जब तक कि वो फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर देता है। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों की जमीन है, फिलिस्तीन जो है वो जमीन फिलिस्तीनियों की है और उसे मिलना चाहिए। ये वाजपेयी जी कह रहे हैं। सुनिए, तो वाजपेयी जी कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, इंदिरा जी कह रही हैं, राजीव जी कह रहे हैं, ये अनोखे प्रधानमंत्री आ गए। इनको इतनी जल्दीबाजी थी बयान देने की, साहब इतनी जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो दे हो सकता है कुछ नक्शा उनके सामने हो, कोई हिकमत होगी, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हमें भी तो हिकमत अपनाना चाहिए था। हमारे लोगों ने हिकमत से काम नहीं लिया। हमारे लोग जो अभी सोशल मीडिया पर मेरा तेरा रिश्ता, क्या ये कौन सी बीमारी है भाई? मेरा तेरा रिश्ता वाला, ये कौन सी नई बीमारी आ गई है? मेरा तेरा रिश्ता। पहले मैं बरेलवियों से पूछना चाहता हूं, जो बरेलवी मौलाना जो देवबंदी को काफिर कहते, पहले जूता मारो उसको। तेरा मेरा रिश्ता क्या कमीने कुत्ते? तेरा मेरा रिश्ता तब ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं था और फिलिस्तीन वाले से है। मैं बरेलवी से पूछना चाहता हूं, फिलिस्तीन वाला जब देवबंदी है, फिलिस्तीन वाला जब शाफई है, तो तू हिमायत में क्यों आया बे? और जब हिमायत में आया तो 2 लाख रुपया खर्च करके रात में माइक लगा के तूने देवबंदी को गाली क्यों दिया? पहले इनको पीटो, तबलीगी को पीटो, पहले क्या कहते हैं जमीयत को पीटो। ये तो खुद टुकड़े टुकड़े हैं, पहले खुद एक हुए नहीं और चले फिलिस्तीन से रिश्ता भंजाने, चले तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ड्रामेबाजी जो है वो आरएसएस के इशारे पर किया गया है और ये नारा मुल्क में बंद होना चाहिए। मैं आपके दर्शकों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये नारा
नुकसानदेह है आपके लिए। आपको इस मुल्क के सभी लोगों से मिलजुल कर प्यार से रहना है। इस मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो चूक अभी हुई है मौजूदा प्रधानमंत्री से, हम उनको एहसास दिलाएंगे प्रधानमंत्री जी को कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपका अमेरिका दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता। वही अमेरिका जिसको आप दोस्त कह रहे हैं 1965 के जंग में, 1971 के जंग में आपके खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और वो रूस जो आज आपसे भाग गया और फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया, वो रूस आपके साथ खड़ा था। वो ईरान जिसको आपने अपने से दूर किया है, वही ईरान कश्मीर के मुद्दे पर जब भी यूएनओ में वोटिंग होता था भारत के पक्ष में मतदान करता था। मोदी जी, आप ऐसे मित्रों को खोते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं डंका बज रहा, डंका फूट गया आपका। अमेरिका आपका काम नहीं आएगा। अमेरिका धोखेबाज है, अमेरिका गद्दार है, अमेरिका व्यापारी है, अमेरिका लुटेरा है, अमेरिका सबको लड़ाता है, अमेरिका पूरी दुनिया के आतंकवादियों का सरगना और सरदार। ये मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे देश की पॉलिसी गलत रास्ते पर जा रही है, जो विदेशी नीति है। हमारा दोस्त इस भारत को इस मकाम पर लाने में रूस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज जितनी बड़ी फैक्ट्रियां देश के अंदर है, उसको स्थापित करने में नेहरू जी ने रूस का साथ लिया, रूस ने साथ दिया, रूस ने टेक्नोलॉजी दिया, रूस ने फर्टिलाइजर बनाए, रिफाइनरी बनवाए, तमाम चीजें। आज जो आपकी सैन्य शक्तियां हैं वो उसमें रूस की बड़ी भूमिका है। और मुस्लिम दुनिया में ईरान पहला देश आपका था जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय आपका दोस्त था। बाद के दिनों में आपने अरब देशों से दोस्ती की, इराक भी आपका दोस्त बना, सब बना, लेकिन ईरान की दोस्ती की कीमत पर इराक से दोस्ती नहीं की राजीव गांधी जी ने। ईरान से भी दोस्ती रहेगी, इराक से भी दोस्ती रहेगी। आप कीमत पर दोस्ती कर रहे हैं, फिलिस्तीन की कीमत पर इसराइल से दोस्ती। आप इसराइल से रिश्ते बनाइए, विरोध नहीं मैं करूंगा, कोई नहीं करेगा, ये देश का अपना मामला है। बड़े लोग फैसले लेते हैं, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ चीजें हैं हमको इसराइल से चाहिए, उसके लिए हो सकता है दोस्ती। लेकिन फिलिस्तीन की कीमत पर अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो इसमें आपके नियत में खोट है। और इसका मतलब जो वामन मेश्राम का आरोप है, सुनिए, समर्थन नहीं किया। जिन लोगों ने हमला किया इसराइल पर उसको आतंकवादी संगठन बताया। नहीं, उसको आतंकवादी संगठन बताकर अगर चुप हो जाते तो वहां तक तो ठीक था। लेकिन आप जब इसराइल के साथ पूरी ताकत, नहीं उसमें लिखा गया कि एकदम पूरी ताकत से हम खड़े, पूरी ताकत का मतलब फौज भी आप भेजेंगे, ठीक है, भेजना भी चाहिए। जब दोस्ती है तो निभा के दिखाइए। मैं तो कहता हूं भेजे भारत दोस्ती निभाए, लेकिन भारत को यह जान लेना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका किसी का सगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि दो मुल्कों को लड़वा। अब मैं असल बात कहने जा रहा हूं, नहीं, अब मैं असल बात कहने जा रहा हूं जो कहीं आपने नहीं सुनी होगी। वामन मेश्राम हर मंच पर डीएनए की बात करते हैं। डीएनए, भारतीय डीएनए जो है, इसमें जो मूल निवासियों का डीएनए है वो अलग है, और जो आर्यंस हैं, ब्राह्मण्स, उनका डीएनए अलग है। आर्यंस का डीएनए और यहूदी का डीएनए मिलता है। अब ये लड़ाई डीएनए की हो गई है, आज मैं बता दे रहा हूं। ये हमको नहीं पता, भारत के आम पिछड़े दलित आदिवासियों को नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि डीएनए वालों के साथ आखिरी में जाके खड़ा हो ही गया। ये मामला है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया। इतना मामला नहीं था। वाराणसी में आरती हो रही है, कहीं रैलियां हो रही हैं, कहीं कुछ हो रही। ये भारत के स्वभाव के खिलाफ जो अचानक हुआ है, इसका मतलब डीएनए ने डीएनए को बुलाया है। चलो बुलावा आया है, और यहूदी ने ब्राह्मण को बुलाया है, तो वो ज्यादा दिन ये पॉलिसी नहीं चलेगी। देर सवेर बहुजनों का राज आने वाला है। ठीक है, अब तो जातिगत जनगणना आ गया, उस पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा, क्यों किया 10% निकले ये लोग, ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। लेकिन मौलाना ये युद्ध कैसे रुकेगा, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान कभी नहीं रुकेगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें मारे जा रहे हैं। जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, अब कल मैं क्या बताऊं, अभी आपको इंडिया टीवी और दूसरे चैनलों को देखेंगे, आज रात समाप्त हो जाएगा गाजा, आज 12 घंटे में फला हो जाएगा समाप्त, 2 घंटे में फिलिस्तीन नक्शा से खत्म। 2 साल पहले भी यही लिखता था, 10 साल पहले भी यही लिखता था। बात समझिए, ये इन लोगों की आदत बनी हुई है। लेकिन मौलाना इस पे क्या कहेंगे कि 2 सुपर पावर एक साथ खड़ी हैं, अमेरिका और इसराइल, और 50 से कौन सा सुपर पावर है कहलाते ना वो? अरे कौन सा सुपर पावर? मार के कचूमर निकाल के तालिबान ने यहां से भगाया।
भागने की जगह नहीं मिल रही थी अमेरिका को। कौन सा अमेरिका सुपर पावर है जी? इसराइल भी कहता था कुछ। अगर इसराइल को माँ ने दूध पिलाया था तो बाप को क्यों बुलाया अमेरिका को? दम है, जब तू सुपर ही पावर है भाई तो तू लड़ ना। अमेरिका को बुला रहा, जर्मनी को बुला रहा, फ्रांस को बुला रहा, इटली को बुला रहा, ऑस्ट्रेलिया को बुला रहा, बाप तू आ जा, चचा तू आ जा, मामू तू आ जा। ये क्या ड्रामा? इसका मतलब बहुत बड़ा बुजदिल, बहुत बड़ा मक्कार, बहुत बड़ा टेररिस्ट है। ये टेररिस्ट गिरोह है जो समर्थन में आ रहा है। इससे पहले सद्दाम हुसैन को मिटाने के लिए भी ये 42 मुल्क जो टेररिस्टों का है ये एक जगह आया था। इससे पहले ईरान और इराक को लड़ाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। अब जब हालात बदल रहे हैं, ईरान ने एक बड़ी माने पहल करके सऊदी अरब से दोस्ती कर ली, इराक से दोस्ती कर ली, यमन का जंग बंद करा दिया, तो अमेरिका के पेट में मड़ोर हो रहा है। लेकिन घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। कोई सुपर पावर नहीं होता। एक नाटा सा आदमी है ना, उससे थर थर कांपता है अमेरिका। अगर एक फेंट मार देगा, आप समझ गए नाटा सा आदमी कौन है? अरे वो कोरिया का किंग जोम। एक फाइट अगर जो बाइडेन को दे दिया, उठ नहीं पाएगा जो बाइडेन। ऐसे ऐसे सुपर पावर बैठे हुए हैं, सब थर थर कांप रहा। झूठ का दिखाता, बस धौंस किसको दिखाएगा? बेचारे निहत्ते फिलिस्तीनी को, निहत्ते फिलिस्तीनी को। अरे अमरीकियों, तुम डूब मरो शर्म से। तुमको चाहिए था आकर फैसला कर देना, जिसकी जो जमीन थी वो दिलवा देना। तुमको पंच दुनिया मान रही थी। आज मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पैर उखड़ चुके हैं। आज अमेरिका बेनकाब हो चुका है। आज दुनिया को यह पता चल गया कि अमेरिका जो है वो मक्कार है। और रूस ने इल्जाम लगाया, व्लादिमीर पुतिन का ऑन रिकॉर्ड बयान आया है कि यह हमास का हमला अमेरिका ने कराया। चूंकि यूक्रेन में वो चारों खाने चित हो गया, रूस ने पटक पटक के मारा, कूट कूट के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, अमेरिका को घर में घुसा के मारा। रूस के सामने कोई टिका नहीं। जितने सुपर पावर अपने आप को चिल्ला रहे थे, यूक्रेन को जाके बचा के दिखाओ ना बड़े सुपर पावर हो। और एक बात बता दूं, यूक्रेन में बड़ी आबादी यहूदियों की है, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन में बड़ी आबादी यहूदियों की है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो खुद भी यहूदी है, उसको तो बचा ना सके। अरे ये निहत्ते बेचारे गरीब, खाना जिनको नसीब नहीं है, जिनको पानी स्वच्छ पेय जल नहीं मिलता, तुम उसको मार के बहादुर बन रहे हो। एक किसी भीख मांगने वाले को आप 2 फेंट मार दोगे तो बहादुर हो गए। लोग कह रहे हैं कि जो वो बनता था, भोकाल मचा रखा था, अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा था। भारत जैसे देश को डिफेंस सिस्टम बेचने, हाँ तो दिखा दिया ना 5 मिनट में चित करके। हाँ तो इन्हें तो शुक्रगुजार होना। अरे ये इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग जारी है। पूरी दुनिया देखेगी इस जंग को। इस जंग का अंजाम भी मुझे पता है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है ये, क्या जैसे अगर अमेरिका जैसे फलस्तीन पर कब्जा हो गया इजराइल का, तो मिडिल ईस्ट को डरना चाहिए जो ममालिक देश है। कब कब्जा हो गया? अगर हो जाए, टीवी देख के आए क्या? इंडिया टीवी देखे हैं क्या? न्यूज 18 देख के आए क्या? सो के उठे हैं क्या? कब कब्जा हो गया? नहीं होगा। कैसे मान लेंगे हम? कयामत के आखिरी सुबह तक नहीं होगा। बचा क्या? वही बचा हुआ था जो तब था। हाँ। फोटो दिखाऊं मैं, मोबाइल अभी मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। बच्चा दूध पी रहा बोतल से, वो भी हाथ में पत्थर लिए हुए है। अरे वो कौम है फिलिस्तीन वाले, ये डरने उड़ने वाले नहीं है। और ये इनके बम, रोज बम ही के बम गोला उनका जो खिलौना बना हुआ, जैसे दीपावली में हम लोग यहाँ पटाखा फोड़ते हैं, वैसे वहां रोज पटाखा ही फुट रहा है। लेकिन मौलाना, एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, नेगेटिव चीजें आ रही है फलस्तीन की तरफ से कि निर्वस्त्र करके महिला। गलत। आज बयान आ गया, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस संगठन का आज बयान आ गया कि इसराइल उस वीडियो को फिर से दिखाए। देखिए ये षड्यंत्र पहले से है। अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज के दौर में कट एंड पेस्ट करके, एडिट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। गुलाम सरवर को दिखा सकते हैं आप कुछ भी। ये कला डेवलप हो चुका है। लेकिन वादाफ्ता उस संगठन की तरफ से बयान आया है कि ऐसा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी कुछ औरतों को उसने रिहा किया और बच्चों को। देखिए अगवा कर लेना ये जंग में जायज है, ये मना नहीं है। गिरफ्तार कर लेना, जंग बंदी जिसको कहते हो, जंग में बंदी जो बनाए जाते हैं, बंदी, तो ये इतिहास पढ़िए, पहले भी बंदी बनाए जाते थे। और हमारे नबी के जमाने में भी उस जंग में था, उसके बाद के दिनों के जंग में भी था बंदी बनाना, उसके बाद के दिनों में आज भी है। आज भी युद्ध होता है। जब 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन हो रहा था, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को
बंदी बनाया गया था, सरेंडर करवाया गया था, उनको क्या क्या नहीं किया गया होगा उस जमाने में, हम देखने गए थे क्या? भाई फौज है, सरेंडर हुआ, उनको बंदी बनाया तो लेकिन ये चलता रहता है। लेकिन मौलाना, अमन की बहाली के लिए देश के प्रधानमंत्री से, पूरी दुनिया के हुक्मरानों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम दोनों मुल्कों में अमन बहाल हो। हम अपने देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से निराश हैं, उदास हैं और हताश हैं, ये साफ कह दूं। हमें ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी इस तरह का बयान इतनी जल्दीबाजी में देंगे। हालांकि आप वो बयान वापस तो वो ले नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि हमने गलत किया है, उन्हें पता है कि हमने जल्दीबाजी में बयान दे दिया। देखिए, इसराइल का सपोर्ट करना, ये जो डिप्लोमेटिक बयान होते हैं वो चलते हैं। आप फोन करके कह सकते थे, आप नेतन्याहू को कह देते, डियर माय फ्रेंड, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, जो भी अंग्रेजी इनको आता, हालांकि जितना हमको आता लगभग उतना ही मोदी जी को भी आता, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप मतलब भारतीय मुसलमान क्या कहना चाहेंगे? बहैसियत भारतीय और बहैसियत मुसलमान, जंग इस मसले का हल नहीं है, किसी भी मसले का नहीं, किसी मसले का नहीं। फिर वहां मैं खिलाफ हूं। कुछ लोग कहते हैं जंग भी जरूरी है, जिंदगी का एक पार्ट है। अगर जंग जरूरी ना होता तो हमारे नबी जंग में न जाते। इसलिए जंग मसले का हल भी है, लेकिन फिलिस्तीन मसले का हल जंग नहीं है। फिलिस्तीन मसले का हल है टेबल पर इसराइल को आना पड़ेगा, इसराइल को आना पड़ेगा टेबल पर। ये सुनिए, मैं कह रहा हूं, और इसराइल को कहना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ माफ कीजिए, आप अपनी जमीन अपने लीजिए, हमारी जमीन हमको, जो 1948 में हुआ था उसी रास्ते पर, उसी लाइन पर हम आ जाते हैं, तब तो अमन होगा। नहीं तो इसराइल आज मिटे, कल मिटे, 20 साल मिटे बाद मिटे, 50 साल बाद मिटे, 100 साल बाद मिटे, इसराइल नक्शे से मिट जाएगा। अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी इसराइल को नहीं बचा सकता।